आजकल फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है। फ्लू के क्या लक्षण होते हैं? उसमें क्या होता है कि पहले एक दो दिन खारिशी होती है, ये जलन होती है, गले में दर्द होती है। उसके बाद फिर छींके लग के जुकाम में पानी बहने लगता है, सिर दर्द होता है, बॉडी एक्स होती है और बुखार हो जाता है। क्या ये आगे जाके गंभीर रूप भी धारण कर लेता है? 100 में से एक आध व्यक्ति है जिसको जाके अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। 99% में ये कुछ नहीं कहता। वो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम बीमार होते हैं तो अपनी वजह से होते हैं। कोई वायरस बैक्टीरिया हमको बीमार नहीं कर सकती अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, पूरा स्टर्डी है। जिनके पास पुरखों का कोई ज्ञान नहीं है, उन लोगों के बनाए हुए कैप्सूल गोलियां जो हार्मफुल हैं, उनको हम मानते हैं ये सुप्रीम है। असल में वो बहुत ही हार्मफुल हैं और कोई फायदा नहीं करते, उल्टा नुकसान करते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम एक बार फिर जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी से। डॉक्टर आजाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी सभी श्रोताओं को। आजकल फ्लू बहुत ज्यादा फैल रहा है। जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही फ्लू फैलने लगता है और आजकल भी यही सिचुएशन है। तो ऐसे में आप हमें ये बताइए कि फ्लू के क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले आप हमें यही बताइए। फ्लू के लक्षण वंदना जो कॉमन से होते हैं, जुकाम जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले एक दो दिन खारिशी होती है, ये जलन होती है, गले में दर्द होती है। उसके बाद फिर छींके लग के जुकाम में पानी बहने लगता है, सिर दर्द होता है, बॉडी एक्स होती है और बुखार हो जाता है। तो ये कॉमन से फ्लू के लक्षण है, जिसमें जो हमें अक्सर साल में एक आध बार होना ही होता है। हर साल होता है हर अडल्ट को, और बच्चों को साल में 3-3, 4-4 बार होता है। क्या ये आगे जाके गंभीर रूप भी धारण कर लेता है? हाँ, कुछ बहुत थोड़े से लोगों में है। मान लीजिए 100 में से एक आध व्यक्ति है जिसको जाके अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। 99% में ये कुछ नहीं कहता। 99% में घर में ही बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी मेडिकल हेल्प के 99% लोग अपने 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 बलबूते पे, अपने जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, कोई काढ़ा पी लेता है, तो कोई गरारे कर लेता है, तो कुछ ना कुछ करके वो ठीक कर लेते हैं। 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और उन 1% में से कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है क्योंकि उनको कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और निमोनिया हो जाता है। तो ये नोन है, बहुत सालों से, सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। तो वो बहुत सालों से ऐसे ही हो रहा था, इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। जब किसी को फ्लू हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? फ्लू जब हो जाए तो पहली बात तो अस्पताल नहीं जाना चाहिए कभी भी। तो अस्पताल जाएंगे तो क्या, आज का जो रूटीन है हॉस्पिटल का, कि जाते ही सबसे पहले दो दवाइयां देते हैं। वो दवाइयां बड़ी खतरनाक हैं। सबसे पहले हम जिसको पैरास्टामोल बोलते हैं, जिसको डोलो 650 और पता नहीं 5 कोरोसिन और ये क्या क्या नाम पे चलती हैं, बुखार उतारने की दवाइयां वो देते हैं। जुकाम को दबाने की दवाइयां देते हैं कि नाक बहना बंद हो जाए। खांसी को दबाने की दवाइयां देते हैं कि खांसी उठनी बंद हो जाए। तो ये एंटीबायोटिक दे देते हैं साथ में। हालांकि बुक्स में लिखा हुआ है सब कुछ कि एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये 3-4 दवाइयां जो बहुत ही हार्मफुल होती हैं वो देते हैं डॉक्टर, जो तीनों चारों नुकसान करती हैं अलग अलग ढंग से। क्योंकि ना तो बुखार को दबाना चाहिए, ना जुकाम बहने से रोकना चाहिए, ना हमको जो है खांसी दबानी चाहिए। तो ये सारी की सारी गलत जो धारणाएं हैं मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की, कि सिम्टम को दबा दो तो उससे क्या होता है कि वो बीमारी या तो गंभीर रूप ले लेती है या वो क्रॉनिक हो जाती है। तो इसलिए ये जो हॉस्पिटल में जाने वाला वर्तारा, ये हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना इसमें कोई टेस्ट वेस्ट करवाने की जरूरत है। टेस्ट सिर्फ एक ही हालत में करवाना होता है। अगर आपको डाउट है कि ये वायरल है या बैक्टीरियल भी हो सकता है, तो आप CBC करवा सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर तो परिवार में 2-3-4 लोगों को हो रहा है, फिर तो जरूरत ही नहीं है कोई टेस्ट करवाने की। वो तो अंडरस्टूड ही है कि ये वायरल है, फ्लू है। अगर अकेले एक व्यक्ति को हो रहा है, फिर परिवार में किसी और को नहीं हो रहा, तो हो सकता है वो बच्चा, खास करके अगर वो बच्चा है तो हो सकता है वो बैक्टीरियल भी हो। लेकिन आमतौर पर बैक्टीरियल में पानी नाक से नहीं बहता। गला तो दुखता है लेकिन पानी नाक से नहीं बहता ज्यादा। खांसी भी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन पानी जो बहुत ज्यादा पानी बहने वाली जो दिक्कत है, वो आमतौर पे वायरल में ही होती है, जिसको हम फ्लू बोलते हैं। इसमें कोई भी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, ना कोई दवाई खाने की जरूरत है। वो हम अपने बलबूते पे, अपने ट्रेडिशनल नॉलेज पे जो हमारा, वो इन दवाइयों से कहीं बेहतर है। जब फ्लू हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले
वंदना, सबसे पहले जो करना चाहिए वो करना चाहिए कि हमको अपनी डाइट को चेंज करना है। डाइट में जैसे बहुत बार हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमको टोटल प्लांट बेस्ड होल फूड खाना है, वो तो है ही, लेकिन इस हालात में हमको फूड खाना बंद करना है 3 दिन के लिए, रूटीन फूड बंद करना है। पहले दिन टोटल लिक्विड डाइट। उस लिक्विड डाइट में क्या ले सकते हैं, हमारे पास 3-4 किस्म की चीजें हैं लेने के लिए जो नॉर्मली हम ले सकते हैं। पानी के अलावा पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी या ब्लैक टी ले सकते हैं, वो भी है। जूसेस ले सकते हैं, जिसमें जूसेस जो होते हैं बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, और वो वायरस का ट्रीटमेंट करने के लिए जो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट उसमें होता है, जूसेस ले सकते हैं। नारियल पानी ले सकते हैं और काढ़े ले सकते हैं। तो काढ़े जो हैं, जो हमारे पास प्लांट्स वगैरह हैं, वो इसके काढ़े, तो इन चीजों को 12 से लेकर 16 गिलास हमको पूरे दिन में पीने हैं। इन 3-4 चीजों के टर्न बाय टर्न, एक के बाद एक। मान लीजिए पहले नारियल पानी पी लिया, फिर हमको कोई जूस पी लिया, तो फिर हमको काढ़ा पी लिया। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग लगातार पूरा दिन यही पीते रहेंगे, रात तक यही कर चलेगा। तो दूसरे दिन हमको इस शेड्यूल को थोड़ा सा कम करके उसको दोपहर तक 2-3 बजे तक खत्म करना है, और 2-3 बजे के बाद हमको फ्रूट खाने 2-3 घंटे के लिए, फिर उसके बाद घंटा 1.5 घंटा सलाद खानी और सो जाना है। तो दूसरे दिन हमको कुक्ड फूड नहीं खाएंगे, लेकिन फ्रूट्स और जो सलाद खाएंगे। तीसरे दिन हम इनको थोड़ा सा और कम कर देंगे, और दोपहर तक जूस, ये जो लिक्विड डाइट, फिर उसके बाद फल, उसके बाद सलाद, और उसके बाद रात को खिचड़ी। अगर तो मिलेट खा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो बाजरा, मोठ और चावल की खिचड़ी खाएंगे। तो 3 दिन में 90% लोगों का बिल्कुल ठीक हो जाता है। 10% लोगों का और 1-2 दिन ले लेता है, वो यही रूटीन हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं 1-2 दिन और। तो ये पूरे का पूरा इसको कोई किसी को कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, कोई किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो ज्यादातर लोग जो हैं, अगर वो ठीक ठाक हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो बहुत उलझे हुए पेशेंट्स हैं शुगर के, या जो स्टीरॉयड खा रहे हैं, या ऐसे कुछ वीक लोग हैं, उनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर रखना पड़ेगा। वो कितने लोग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 में से 2-3-4, जो 95%, 90% लोग होते हैं वो इतने ही होते हैं। 3 दिन में उनका फीवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी जो बात है कि हमको फीवर बिल्कुल नहीं उतारना। बहुत ही गलत रूटीन है कि हम पैरासिटामोल की गोली खा के, डोलो खा के फीवर उतार के फीवर को बिल्कुल सब नॉर्मल ले जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल से भी नीचे ले जाते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम हमारा नॉकआउट हो जाता है। बॉडी हमें डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। जुकाम एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है नेचर की, बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया है नेचर की। अगर वो प्रक्रिया को हम रोक देंगे बीच में, तो वो कुदरत का डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह से काम नहीं करता। बॉडी हमें जुकाम लगा के, खांसी लगा के, छींके लगा के या बुखार करके इतनी बढ़िया डिफेंस दे रही है। बुखार का डिफेंस आज से 2000 पहले से सब पता है हमारे ऋषियों मुनियों को, कि बुखार जो है बहुत बढ़िया हमारा एक वेपन है, हथियार है बीमारियों से लड़ने के लिए। और हिप्पोक्रेट्स ने 2000 साल पहले कह दिया था, गिव मी फीवर आई विल क्योर एवरी डिजीज। तो बुखार जो होता है वो क्योर करने के लिए आता है। फीवर, बुखार का मतलब होता है कि हमारी बॉडी ने बीमारी के ऊपर पूरी वॉर डिक्लेयर करती है, पूरा जंग डिक्लेयर की हुई है। तो हमारे शरीर का एक एक सेल वो लड़ रहा होता है बीमारी से फीवर के जरिए। फीवर जो है उन सभी कोशिकाओं को, 1 करोड़ कोशिकाओं को जगा देता है जाके। वो सिर्फ 1 करोड़ को नहीं जगाता, वो हमारे अंदर जो 10 करोड़ हमारे दोस्त बैठे हैं उनको भी जगाता है, और 100 करोड़ जो वायरसेस बैठी हैं उनको भी जगाता है। तो हम क्या है, हम 1 करोड़ हैं, उसमें 10 करोड़ बैक्टीरिया हमारे दोस्त हैं, और 100 करोड़ वायरस हमारे दोस्त बैठे हैं। ये सब मिलके जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमको बीमार ना हो या मरे ना, उसमें फीवर बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। इन सबको सुबह ही को जगा देता है, वो चौकीदार की तरह होका देता है, जागते रहो कि को खतरा आ गया। तो वो जो पूरे का पूरा सिस्टम नॉकआउट कर देते हैं। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक इग्नोरेंट साइंस है ये, जो बुखार उतारती है। तो बुखार कभी भी नहीं उतारना चाहिए। इसी तरह हमको खांसी नहीं दबानी चाहिए। खांसी करके बॉडी हमको, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे शरीर के ऊपर, गले में, नाक में हमारे जो प्रक्रिया चल रही है वायरस की वजह से, वहां पे वैक्सीनेशन बन रहा है। वो फैक्ट्री है वैक्सीनेशन की, नेचुरल वैक्सीनेशन हो रही है बॉडी में। वो वहां पे जो एंटीबॉडीज बन रही हैं, वो जो सिस्टम हमारा, तो वो पूरे का पूरा सिस्टम हमारा कर रहा है
और जो खांसी खांसी क्यों करते हैं, क्योंकि खांसी अगर आ रही है तो इसका मतलब हमारी बॉडी उसको लंग्स में जाने से रोक रही है, क्योंकि बॉडी अगर लंग में बहुत ज्यादा वो जाएंगी, वायरस या सिक्रीशन जाएंगी तो हमारे निमोनिया हो सकता है। तो खांसी हमको बचा रही है हमारे फेफड़ों को उन 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 वायरसेस से या उन सिक्रीशन से, वो भी हमको नहीं नॉकआउट नहीं करनी। और छींके हैं और जुकाम जो बह रहा है बाहर, जुकाम बाहर बह रहा है वो भी, तो ये सारे का सारा हमारा डिफेंस सिस्टम है। कुदरत ने हमारे लिए एक पूरे का पूरा पैकेज दिया हुआ है, जिससे वो हमारे फेफड़ों को, हमारे शरीर को, हमको मरने को, सीरियस बीमार होने से बचाते हैं। तो उस डिफेंस सिस्टम को हम इतने बेवकूफ हैं, ओके, मेडिकल साइंस के नाम पे हम सारे के सारे को नॉकआउट कर देते हैं। वो दे के सेट्रिजीन और सेट्रिजीन, लिवोसेट्रिजीन और क्या क्या, पैरासिटामोल और खांसी दबाने की दवाइयाँ, तो सारे का सारा सिस्टम हम नॉकआउट कर देते हैं। तो वो उसकी वजह से हम लोग ज्यादा बीमार होते हैं। तो इसलिए हमको वो नहीं करना। क्या करना चाहिए ऐसे में? तो क्या करना चाहिए ऐसे में, इसमें क्या करना चाहिए? तो ये तो पहली बात तो ये ना करने वाली बातों को हमको बहुत ही सीरियसली लेना है कि ये बातें हमको नहीं करनी। एनिमल फूड नहीं खाना, दूध नहीं पीना, दूध वाली चाय नहीं पीनी, ठीक है, और प्लांट बेस्ड फूड खाना है और रॉ फूड खाना है, और इसके साथ में फिर वो लिक्विड डाइट और वो पूरे काढ़े और फ्लू वो लेना है। तो इसके अलावा, लिक्विड डाइट के अलावा, जो लिक्विड डाइट हमको लेनी है और जो रॉ फूड डाइट लेनी है, उसके अलावा हमारे पास 3-4 और चीजें हैं जिनको हमको करना है। नंबर 1 हमारे पास है काढ़े। वो जो काढ़े मैंने बोला कि लिक्विड डाइट में काढ़े डालने हैं, कितने काढ़े डाल सकते हैं हम लोग? कम से कम 4-5 किस्म के काढ़े हैं। और हमको याद रखना है, कोई एक काढ़ा दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं लेना। एक ही पौधे का काढ़ा दिन से 2 बार से ज्यादा नहीं लेना। बदल बदल के हम दिन में 6 बार 7 बार भी लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक ही काढ़ा 2 बार से ज्यादा नहीं लेना। हमारे पास कितने काढ़े हैं? पहली बात, सबसे बढ़िया हल्दी का काढ़ा। हल्दी का आधा चम्मच, चौथा हिस्सा चम्मच का काली मिर्ची, उसको हम उबालेंगे 5 मिनट के लिए, तो इसको ठंडा होने देंगे और थोड़ा सा घी डाल के पिएंगे। हल्दी वाले काढ़े में हमेशा घी डाल के पीना है, क्योंकि हल्दी, काली मिर्ची और घी का जो कॉम्बिनेशन है, वंडरफुल मेडिसिन है ये इम्यूनिटी के लिए। तो इसको हमको पीना दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं पीना। सुबह पिया तो फिर उसके बाद 4-5 घंटे के बाद पीना उसको। इसी तरह हम और क्या क्या काढ़े पी सकते हैं? तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं। तुलसी का काढ़ा बहुत वंडरफुल मेडिसिन है। उसके बाद एक मिक्स टाइप काढ़ा पी सकते हैं, जिसको फ्लू हर्बल टी बोल सकते हैं हम लोग। उसमें हम क्या डालते हैं? जीरा डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, सौंफ डालते हैं, धनिया डालते हैं, फिर उसके बाद हम तुलसी के पत्ते डालते हैं, 2-3 लौंग डालते हैं, 2 हरी जो छोटी इलायची डालते हैं, और थोड़ी सी अदरक भी डाल सकते हैं। तो ये सारे का सारा मिक्स करके हमको 5 मिनट के लिए उबालना है। फिर उसको ठंडा करके शक्कर पाके और नींबू पाके, या वैसे ही पी लेना। नींबू नहीं आपका मन करता तो बिना नींबू के पी लीजिए। इसको हम मिक्स काढ़ा बोल देंगे। तो ये 3 किस्म के हो गए। चौथी किस्म का काढ़ा ग्लो का काढ़ा। ग्लो इज ए वंडरफुल नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। इससे बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर आज जो हमारा सदियों से हमारे पुरखे यूज करते रहे ग्लोई को। तो ग्लोई जो है वंडरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है, उसका काढ़ा हम पी सकते हैं। उसके अलावा हम लोग अगर काढ़ा अकेला पीना, जीरे का अलग पी सकते हैं, मुलट्ठी का अलग पी सकते हैं। मुलट्ठी का काढ़ा भी वो जो सिक्रीशन को, अगर स्टिकी सी, अगर लेसदार सिक्रीशन है, हमारी खांसी में जोर लग रहा है बहुत, तो मुलट्ठी का काढ़ा भी पी सकते हैं। फिर पपीते के पत्ते का काढ़ा पी सकते हैं, जो प्लेटलेट फॉल करने से रोकता है। तो हमारे आसपास में ये जो पौधे हैं, ये वंडरफुल मेडिसिन हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि हमको इन लोगों ने, जिनकी कोई स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास पुरखों का कोई ज्ञान नहीं है, उन लोगों के बनाए हुए कैप्सूल गोलियां जो हार्मफुल हैं, उनको हम मानते हैं ये सुप्रीम है। असल में वो बहुत ही हार्मफुल हैं और कोई फायदा नहीं करते, उल्टा नुकसान करते हैं। ये जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वंडरफुल टूल्स हैं फ्लू के लिए। तो इनको अगर हम यूज करेंगे डाइट के साथ, तो ये एक वंडरफुल टूल बनते हैं। और साथ में हम 2 चीजें और करेंगे। एक तो करेंगे गरारे, नमक के गरारे, सेंधा नमक डाल के, या उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। मान लीजिए 1 गिलास पानी में हमने पौना चम्मच लगभग सेंधा नमक डाला और आधा चम्मच डाली हमने हल्दी। उसके वंडरफुल गरारे दिन में 2 बार कर सकते हैं। फिर स्टीम लेना, भाप लेना। भाप से क्या होता है कि हमारे जो गरम भाप हमारे अंदर जाती है, तो वो हमारे सिस्टम को क्लींस भी करती है
उसको स्ट्रॉन्ग करती है, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ाती है और वायरसेस को थोड़ा सा स्लो कर देती है ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए समय मिल जाए। तो ये स्टीम लेना, ये भी वंडरफुल मेडिसिन है। तो ये कहीं ना कहीं मिल करके बहुत पैकेज बढ़िया बन जाता है, जिससे कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। और एक बात हमको याद रखनी है, जी कौन जो सी? आज इम्यूनिटी की अंडरस्टैंडिंग है, आज वो बिल्कुल बदल गई है। 21st सेंचुरी की इम्यूनिटी की अंडरस्टैंडिंग अलग है, वो हमको सीखनी है। वो ये कहती है कि इम्यूनिटी मल्टी टियर्ड सिस्टम है, जो नाक के बालों से लेके हर सेल तक जाती है। वो हर, जैसे जेड सिक्योरिटी वालों की मल्टी टियर्ड होती है ना सिक्योरिटी, वैसे हमारी बॉडी ने में कुदरत ने एक मल्टी टियर्ड सिक्योरिटी दी है। वो सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ एंटीबॉडी नहीं है वो तो वो कहीं ना कहीं हमको स्ट्रॉन्ग करनी है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको ये सारा कुछ करना है। वो इम्यूनिटी को हमको तो वो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम बीमार होते हैं तो अपनी वजह से होते हैं। कोई वायरस बैक्टीरिया हमको बीमार नहीं कर सकती अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, पूरा स्टर्डी है। कोई वायरस बैक्टीरिया ना तो हम वो बीमार करना चाहती है, ना वो बीमार करती है। हम बीमार इसलिए होते हैं कि बाहर में कोई चीज थी जिसके खिलाफ हमारी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी नहीं है। तो हमारी बॉडी में सिर्फ वो वायरस नहीं जा रही जो भी हमें बीमार कर रही है। हमारी बॉडी में सैकड़ों वायरस बैक्टीरिया रोज आती हैं, लेकिन बाकी 99 हमको बीमार नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे वो? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो तो नहीं बीमार कर रहे। लेकिन कोई एक आध ऐसी होती है जो हमारी बॉडी के लिए पिछले 2, 3, 4 सालों में वो उसके लिए नहीं होती है। वो हमारी इम्यूनिटी को लगातार हमको बूस्ट करना पड़ता है। तो अगर तो कोई वायरस हर साल हमारे अंदर जा रही है, फिर तो वो हमको बीमार नहीं करेगी, पता भी नहीं चलेगा हमें। तो ज्यादातर वायरस बैक्टीरिया का क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके खिलाफ काम करती है, हमें पता भी नहीं चलता, कोई सिम्टम नहीं होते, और वो फिर से इम्यूनिटी दोबारा रिवाइव हो जाती है, रिन्यू हो जाती है, रिजुनेट हो जाती है। लेकिन कभी कभी कोई वायरस ऐसी आ जाती है जिसको हमारी बॉडी पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में एक्सपोज नहीं हुई। जब वो जाएगी तो एक बार हमको वो बॉडी को झटका लगना ही लगना है। वो किस काम के लिए? कि ताकि वो भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, दोबारा से रिजुनेट हो जाए, ताकि अगले साल या अगले उसके बाद वो भी इम्यून हो गई। तो ये कहीं ना कहीं फिनोमेना जो होता रहता है, पूरी लाइफ हमारी होता रहता है। तो उस फिनोमेना में कहीं ना कहीं हम कभी कभी थोड़ी बहुत हल्का झटका हमें लगता है, तो वो लगना नेचुरल है। अगर हम बीमार जरूरत से ज्यादा होते हैं, सीरियसली बीमार होते हैं, तो वो हमारी गलती है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि वो बजाय इसके कि वो जो वायरस नहीं आ रही उसको एक वैक्सीन के तौर पे यूज करे, वो खुद दब जाता है। तो वो तभी होता है जब हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। इसलिए हम बीमार होते हैं तो अपनी इम्यूनिटी वीक की वजह से होते हैं, ना कि किसी वायरस बैक्टीरिया से होते हैं। तो वायरस बैक्टीरिया को दोष देना छोड़िए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, रूटीन में भी स्ट्रांग रखिए, बढ़िया डाइट खा के, बढ़िया लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके। और कभी कभी अगर वो नई वायरस को आ जाती है जिसके खिलाफ हमारे अंदर 100% इम्यूनिटी नहीं है, थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक है, तो उसके लिए फिर तैयार रहें कि हमको फिर इमीडिएटली जो स्टेप्स लेने हैं, जो मैंने बोले वो लेने हैं, ताकि 2, 3, 4 दिन में आप पाओगे कि तीसरा दिन जाते आते, चौथा दिन आते आते हम डिजीज फ्री हो जाते हैं। तो ये पूरे का पूरा कहीं फ्लू का सिस्टम वर्क करता है हमारे। डॉक्टर आजाद, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सभी दोस्तों का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।